25 जुलाई को इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेनजी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया। तो उसके वजह से इस देश की, कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था। वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को, जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा। उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलोसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलोसफी रहेगी। उसके बाद आते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेनजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं करता, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सपने क्या है, इस देश को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होप्स है, ये कोई पूछता नहीं। तो हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है, 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन इंडिया राइट नाउ। फ्यूचर उनका दांव पर है, जिंदगी उनकी दांव पर है। तो कॉकरोच जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और देश की एक इन टोटलिटी पॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे क्या होने चाहिए। बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे कि हम एक प्रेशर ग्रुप है जो चाहते कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो इस देश का। क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के नाम पर क्या होता है, यूपी में होता है शमशान बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा, महाराष्ट्र में आते हैं तो कहते हैं बटोगे या कटोगे। इससे किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम जो चाहते हैं वो ये है कि मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो
और इसके साथ साथ इस देश के युवा, उनकी जो भी उम्मीदें, उनके जो भी कंसर्न्स हो, बात उस पर हो, देश के युवाओं की बात हो, उनके मन की बात जरूरी है, क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी। उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो अभी एक ये रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। ये तो हो गया क्या बोलती पब्लिक, एक हमारा नेशन वाइड कैंपेन हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी, ये भी एक बहुत क्यूरियोसिटी है, तो इस पर मैं बोल देता हूं। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारी देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने देखा ही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है, जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। उतनी तो ना इनकम होती है, ना सेविंग्स होती है फैमिलीज की। जो परिवार 40-50 हजार कमाता है, घर चलाने में उसके 30-40 हजार जाएंगे, बचेगा क्या? बचेंगे 10 हजार हर महीने के। कहां से एक साल के वो 1-1.5 लाख भरेंगे? तो ये सबसे पहले कम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर कैप लगना चाहिए फीस के रिगार्डिंग। सरकारी स्कूलों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल चलाना। जिस तरह से अपने डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जिले में अपने मुख्यालय खोल दिए थे, अपने हेडक्वार्टर्स खोल दिए थे, आपने क्यों वैसे स्कूल्स नहीं खोले? उल्टा आप स्कूल बंद करते गए हो। तो ये नहीं चलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म जरूरी है। और ये बस प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, जो कॉलेजेस में भी डोनेशन आते, मैनेजमेंट कोटा चलता है, डोनेशंस के नाम पर जो सीटें भरी जाती है। एक तो सीटें कम है हमारे देश में, कॉलेजेस में सीटें कम है, जिसकी वजह से कई लोगों का हक मारा जाता है। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर कोई बात नहीं करता है। 25-25, 30-30 लाख देकर वहां पर सीटें भरी जाती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स को हम पुश करेंगे, जहां पर हम चाहते हैं एजुकेशन अफोर्डेबल बने। ऐसा एक भी इस देश में व्यक्ति ना हो जिसको लगे कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता, मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी किड दैट इज बोर्न इन इंडिया, एंड वी वांट टू इंश्योर दैट। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है? गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहां बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा, और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। लोग कहते कि जो कॉमन इंसान जुडिशरी में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, उसकी हियरिंग जल्दी नहीं होती, उसके डिसीजन जल्दी नहीं आते, उसके ऑर्डर जल्दी नहीं आते, उसको बार बार जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट के। लेकिन जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन चले जाता है, उनकी अर्जेंट हियरिंग लग जाती है। हमने तो देखा है कैसे कैसे मिडनाइट हियरिंग्स भी हुई है कुछ केसेस में, लेकिन वो उन सभी केसेस में हुए जो हाई प्रोफाइल केसेस थे। जहां सरकार गिरानी है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है।
जहां MP MLA को पार्टी स्विच करवाना है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, अर्जेंट ऑर्डर भी आ जाता है। लेकिन जब इस देश का सामान्य नागरिक जब कोर्ट में जाता है तब अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है, और तब तो मतलब कुछ जज तो ऐसे वो स्टेटमेंट भी दे देते कि हमारे पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है। तो इसके वजह से देश के लोगों का जुडिशरी से भी भरोसा उठता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सबसे कंसर्निंग बात है, कई मीडिया के साथी यहाँ खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टर से आप लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन जो मीडिया हाउसेज है उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, देश की जनता आपसे काफी नाराज है। वो नाराज इसलिए क्योंकि आप उनकी बात नहीं कर रहे हो। आप एक पार्टी के गुणगान करने में लगे हुए हो, आप एक पार्टी का बस एजेंडा चलाने में लगे हो। आप उस पार्टी से ना सवाल करते हो, ना आप उस पार्टी से पूछते हो कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो उस पर जो पब्लिक का ओपिनियन है आप वो भी नहीं दिखाते हो। आप हर चीज को मास्टर स्ट्रोक करते रहेंगे, कहते रहेंगे। सरकार कोई डिसीजन लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक है, सरकार कोई डिसीजन वापस लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को अगर इतना ही हर चीज में मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है तो ये जनता आपके टीवी चैनल्स देखना बंद कर देगी। आपको तय करना है कि क्या आप जनता की आवाज बनना चाहते हो या आपको बस एक पार्टी की आवाज बने रहना है। आपको बस क्या एक पार्टी की आवाज ही दिखानी है। और मुझे इसकी पता है चीज है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं सरकार से, उसकी वजह से ये सब होता है। इन एडवर्टाइजमेंट से ही आपका मीडिया हाउसेस चलता है। लेकिन ये मत भूलिए, अगर जनता ने मीडिया चैनल्स बंद कर दिए तो एडवर्टाइजमेंट का अचार डालोगे आप, जब देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो जनता के मुद्दों की बात करिए। अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करोगे तो वही होगा। जंतर मंतर का जो आंदोलन है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन को पूरा ब्लैकआउट करके रखा था, किसी ने भी चलाया नहीं था। उसके बाद भी आंदोलन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जनता को भी समझ में आ गया अगर मीडिया हमारी आवाज नहीं दिखाएगी, हमारी आवाज नहीं सुनाएगी लोगों को, तो लोग अपनी आवाज खुद लेकर सड़कों पर उतरेंगे। और अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं उसके लिए। और एक लोगों के मन में यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी से ही सारी उम्मीदें हैं और कई लोगों को लगता है कि अब ये सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति सारी चीजें सॉल्व कर देगा तो वैसा नहीं होगा। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि वो सारी चीजें सॉल्व कर देगा वो झूठ कह रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2014 में देखा था। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता। इसके लिए हम जितने भी लोग हमारी मूवमेंट से जुड़े थे या आगे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी NGOs हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो काम करते हैं अलग अलग चीजों पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई इश्यूज हो, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। उन सभी का हम एक ब्रॉडर कोएलिशन बनाएंगे क्योंकि अभी जो देश को जरूरत है वो जरूरत है सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ऊपर उठकर एक साथ आने की और देश के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो इस सरकार पर प्रेशर डाल सके, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर डाल सके कि अब तो तुम्हें जनता की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब तो तुम्हें जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो हमें वापस लाना है। थैंक यू। इसके बाद आशुतोष, अभी सौरभ, नहीं प्रश्न अंदर क्यों, प्रश्न अंदर क्यों, 2-3 चीजें बची हैं उसके बाद आपके प्रश्न। हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड कर रहे हैं हम, वो सारी चीजें। दोस्तों, जब हम लोगों ने जंतर मंतर में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया था एंड देश भर भी जब हम लोग गए थे, हम लोग का एक संकल्प था कि इस मूवमेंट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवाज देना चाहते हैं, मंच पे लाना चाहते हैं एंड उनके जो दुख, दर्द, पीड़ा है, आक्रोश है युवाओं के अंदर, वो हमारे मंच के थ्रू लोगों तक पहुंचे, ये बात सरकार तक बात पहुंचे। हमने शुरू में ही बोला था ये एक लीडरलेस मूवमेंट है। हर इंसान जो जंतर मंतर आया, हर इंसान जो इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा, भले ही वो ग्राउंड पे हो या ऑनलाइन हो, वो अपने राइट में एक लीडर है। तो इसी स्पिरिट में हम लोग यहाँ से डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हम लोग एक मेंबरशिप ड्राइव चलाना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है cockroachjntaparty.org/join, इस पे आप रजिस्टर करिए। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वर्कर्स एंड सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए एंड अपनी आवाज को बुलंद करिए। हम सबकी आवाज तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक युवा
जो हमारे ये जो इश्यूज हम लोगों ने बोले उसको अगर केयर करता है, अगर उसके बारे में परवाह करता है, तो उसको एक डायरेक्ट स्टेक मिले। एंड हम वो स्टेक देना चाहते हैं ये मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू। तो सभी से अपील है कि आप QR कोड स्कैन करें या तो हमारे वेबसाइट पे जाए एंड वहां पे आप रजिस्टर करिए। साथ साथ हमें कुछ रिपोर्ट्स भी आए दोस्तों कि कहीं जगह कुछ लोग कुछ फंडिंग का ड्राइव चला रहे हैं। हम यहां से क्लियर कर देना चाहते कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई भी फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई भी किस्म का क्राउड फंडिंग कैंपेन नहीं चला रही है। तो लोग जो दूसरे संस्थानों से जुड़ रहे या ऐसे कैंपेन से जुड़ रहे वो सावधान रहे, पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करिए एंड वेरीफाई करिए कि ये क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं चला रहे कहीं भी। तीसरा चीज जो हमें एड्रेस करना है दोस्तों, वो हमें इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्रोटेस्ट के दौरान भी एंड प्रोटेस्ट के बाद भी, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया, हम लोग जो लोगों से मिल रहे हैं वो सब हमें पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्यों। क्योंकि हमने डिक्लेयर किया कि पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनना है, तो पब्लिक प्रेशर ग्रुप क्यों बन के रहना है। तो हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि लोग चाहते हैं, युवा चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन इस टाइम पे जिस किस्म के हालात है इस देश में, इस हालात में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनना कोई यूजफुल नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभिजीत ने भी बोला, आपने भी पढ़ा, ईडी यूज करके, सीबीआई यूज करके, आईटी यूज करके जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी तोड़ा जा रहा है। आपका जो वोट है उसका कोई महत्व नहीं बच रहा है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं कि वोट कौन देगा एंड सरकार किसकी बनेगी, एमपीज किस पार्टी में जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग आवर एनर्जी इनटू मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा एनर्जी वहां पे यूज करने से बेटर होगा कि हम लोग ग्राउंड पे जाए, लोगों से जुड़े, लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश ये समझे एंड उनके लिए काम करे, वहां से रिफॉर्म्स निकले, ग्रास रूट लेवल पे एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बने एंड वहां पे अवेकनिंग हो। तो हमारा एनर्जी वहां बेटर होगा इस टाइम पे। तो हम लोग ये डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इस टाइम पे हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, इसको एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप के तरह चलाना चाहते, युवाओं के पास जाना चाहते हैं एंड इसलिए हम लोग ये कैंपेन भी कर रहे हैं। तो जितने भी अभी बातें हुई उसके लिए आप समझ सकते हैं कि हमें एक बेसिक संगठन की, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की दरकार है। तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने, एनडब्ल्यूसी ने जो पहली लेयर ऑफ नेशनल लीडरशिप है उसको रेटिफाई किया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी के नाम नोट करें, लेकिन उनकी उम्र जरूर नोट करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही यंग टीम आगे चल के सीजेपी को लीड करेगी। तो फाउंडर, नेशनल कन्वीनर अभिजीत दीपके, 30 इयर्स ओल्ड। मैं, आशुतोष रांकौर, सौरभ दास, मैं 30 वर्षीय और सौरभ 27 वर्षीय, हम लोग को कन्वीनर्स रहेंगे। उसके अलावा अजिंक्य शिंदे, ओवरऑल संगठन इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे हमारे संगठन के, 35 वर्षीय हैं। दीपक बालियान जी, सेकंड इन कमांड, संगठन को इंचार्ज रहेंगे। ये लोग मिलकर पूरे देश भर में किस तरह से हमारे संगठन को बढ़ाया जाए, किस तरह से हमारी कार्डर बिल्डिंग की जाए, वो आने वाले समय में करेंगे। इसके अलावा आफरीन नवाज जी, 34 वर्षीय, नेशनल सेक्रेटरी, वो आज कुछ पर्सनल कारणों से यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो पूरा हमारा सेक्रेटेरिएट मैनेज करेगी, जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स है, वो हैंडल करेंगी। मीडिया लीड, मीडिया के बंधु स्पेशली ध्यान दें, विजय रेड्डी मलंगी, 30 इयर्स ओल्ड, ओवरऑल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे। जो भी फ्यूचर प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी, मीडिया इंटरव्यूज होंगे, आप सभी लोग विजय के टच में रहें। रत्ना को आप सभी लोग जानते हैं, रत्ना सिंह, अगेन 31 इयर्स ओल्ड। हमारा पूरा लीगल सेल रत्ना की टीम लीड करेगी। पूरे देश भर में हम लोग मिलकर लॉयर्स का एक कलेक्टिव बनाएंगे, जो आगे जाकर जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। रत्ना की पूरी टीम ऑलरेडी जो भी अभी सरकार से लीगल केसेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, उस पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा
रिसर्च एंड पॉलिसी लीड 29 वर्षीय वैष्णवी गौड़। वैष्णवी आज मौजूद थी लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। वो हमारी पूरी रिसर्च और पॉलिसी टीम को लीड करेगी। डिमांड चार्टर से लेके आगे जाकर जो भी हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो वैष्णवी और उनकी पूरी टीम हैंडल करेगी। रोहन देश पांडे 31 वर्षीय टेक्नोलॉजी लीड रहेंगे। एक डिजिटल टीम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमारी वेबसाइट से लेके जितने भी हमारा डिजिटल सेटअप है वो रोहन और उनकी टीम हैंडल करेंगे। फाइनेंस लीड योगेश इंगले 33 वर्षीय। जितना भी हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे, आगे जाके जल्द ही हम लोग हमारा जो भी फंड रेजिंग कैंपेन है, क्राउड फंडिंग कैंपेन है, उसके बारे में भी आप लोग के साथ डिटेल शेयर करेंगे, वो योगेश इंगले देखेंगे। इसके अलावा हमने संगठनात्मक गतिविधियों के लिए पूरे देश को 5 जोन्स में डिवाइड किया है। इन सभी जोन्स में जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों, सेंटर के हों, वो आएंगे और हर जोन के लिए अभी हम लोग एक जोन इंचार्ज डिक्लेयर कर रहे हैं जो अपने अपने जोन में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए नॉर्थ जोन का एडिशनल चार्ज दीपक बालियान जी के पास रहेगा। साउथ जोन का चार्ज विजय रेड्डी मालंगी के पास रहेगा। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन 35 वर्षीय अंकित भारद्वाज जी देखेंगे और वेस्ट जोन 33 वर्षीय योगेश इंगले देखेंगे। तो हम सभी लोगों को बहुत बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीद सीजेपी ने पिछले 2 महीने में देशवासियों को दी है, हम उस पर आगे भी खरा उतरेंगे। आगे चलकर हम देश भर में, देश के हर शहर में, देश के हर गांव में अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि देश का हर युवा कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के साथ जुड़े और मिलकर जो चीज हमने 2 महीने में कर दिखाई है, वही चीज आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। देश निर्माण की इस गतिविधि में हम आप सबसे अपील करते हैं, सभी लोग साथ हैं, मिलकर इस देश को बचाएंगे, मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे।